जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। एसएसटी क्लास 10th के लिए जो टर्म 1 का एग्ज़ाम आने वाला है, और ये ही एग्ज़ाम जो है टर्म सेकंड में नहीं, फाइनल में जब पूरा सिलेबस आएगा यही कवर होगा। तो टर्म 1 में भी आपको हेल्प करेगा और फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं खंड अ यानी कि खंड ए, जिसमें आपको 24 प्रश्न दिए रहेंगे और कोई से 20 प्रश्नों को हल करना होगा। तो उसी की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका कि एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपको पॉज करके आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर इस वीडियो से मैच कीजिए। करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर गेस कीजिए, फिर मैच कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन यंग यूरोप भूमिगत गुप्त संगठन का संस्थापक था? जोसेफ गैरिबाल्डी, ज्यूसेप मैज़नी, और काउंट काउंट कैवेयोर, ऑटो वॉन विस्मार्क। इनमें से कौन है जो यंग यूरोप भूमिगत संगठन का संस्थापक था? तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है बी, जोसेफ मैस्नी, जो कि यंग यूरोप, और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। यंग यूरोप की जगह यंग इटली भी दे सकता है, ठीक है, यंग इटली भी दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों के संस्थापक कौन थे? बी, जोसेफ मैस्नी। और गैरिबाल्डी कौन थे? गैरिबाल्डी जिन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना की थी, जिसे इंग्लिश में रेड शर्ट कहेंगे। रेड शर्ट भी लिखा आ सकता है, लाल कुर्ती भी आ सकता है, ठीक है। ऑटोवन विस्मार्क कौन थे? ये कौन थे? जर्मनी के एकीकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑटोवन विस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण किया था इन्होंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ अधिनियम 1707 का परिणाम था? संघ अधिनियम 1707 का परिणाम क्या था? जर्मनी का एकीकरण, ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण, इटली का एकीकरण, वियतनाम का एकीकरण। तो 1707 का संबंध जो है, राइट ऑप्शन है बी, ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से जालवेराइन के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। जालवेराइन का संबंध किस चीज से है? यह राजनीतिक गठबंधनों के प्रबंधन के लिए गठित प्रशिया राज्यों का गठबंधन था। इसका उद्देश्य प्रशिया को राजनीतिक रूप से एक संघ में बांधना था। यह प्रशिया की पहल की एक सीमा शुल्क संघ था। डी, इसने यूरोप में राष्ट्रीय भावना को जगाने और बढ़ाने में मदद की। तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है सी, यह प्रशिया की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ था। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशिया के साथ 3 युद्धों में शामिल हुआ और जर्मन की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ? ठीक है, कौन सा देश प्रशिया के साथ शामिल हुआ और जर्मन की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ? राइट ऑप्शन है, आप गेस कीजिए। ए, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस। बी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। सी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और फ्रांस। डी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये ऑप्शन बना दिया गया है। तो गेस कीजिए, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो आप पाएंगे राइट ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, उस विचारधारा की पहचान करें जिसके तहत लोगों ने 19वीं सदी के यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, एक विचारधारा जिन्होंने क्या किया? बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की, ठीक है, यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की। स्वच्छंदतावाद, उदारवाद, समाजवाद या तर्कवाद? तो यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की थी कौन सी विचारधारा ने? राइट ऑप्शन है बी, उदारवाद। इस तरीके से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों को सही सुमेलित युग्म चुने। ठीक है ना, फसल दे रखे हैं और उनके राज्यों के नाम दे रखे हैं। आपको राइट ऑप्शन जो है सही है उसको सिलेक्ट करना है। तो बताइए, क्या मूंगफली असम में होता है? ज़्यादा की बात की जा रही है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो हर जगह हर फसल हो रही है, लेकिन ज़्यादा की बात की जा रही है। जो उस स्टेट की पहचान क्या उस फसल से है? मूंगफली असम, चाय गुजरात, कॉफ़ी कर्नाटक, गन्ना छत्तीसगढ़। तो सही सुमेलित पहचान करना है तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है सी, क्या है? कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटक। मूंगफली का जो है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आ जाए कुछ और आ जाए, ठीक है, तो
तो मूंगफली का जो है वो किस राइट ऑप्शन कौन सा होगा? गुजरात। और बी चाय का राइट ऑप्शन क्या होगा? असम। गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनका राइट सही वाला भी आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को ही नहीं किया जा रहा है। पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों से बिना खेती के छोड़े गए भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? 1 से 5 वर्ष हो चुके हैं, कोई भूमि का टुकड़ा है मान लीजिए, और 1 से 5 वर्ष हो चुके हैं, उस पर कोई खेती नहीं की गई है, तो उसको क्या कहेंगे? बंजर भूमि, वन भूमि, चराई भूमि या प्रति भूमि? राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है आपका डी, प्रति भूमि, यानी कि वो उस पर खेती की जा सकती है लेकिन उसे छोड़ा गया है। बंजर भूमि आपको पता होनी चाहिए, वो भूमि जिस पर जो है फसल जो है नहीं उग पाती हैं। ठीक है, बंजर होती है धरती, और उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की। ठीक है ना। बी, वन भूमि पता होना चाहिए, जिस भाग पर वन लगे हों। चराई भूमि यानी कि एक भूमि का ऐसा एरिया टुकड़ा जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, घास होती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, हरी भरी, तो पशु चराई भूमि हो जाती है। प्रति भूमि बता दिया गया है आपको, 1 से 5 वर्षों में बिना खेती के छोड़े गए भूमि के टुकड़े को प्रति भूमि कहते हैं। ठीक है। 8th क्वेश्चन, 1992 में वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 1992 में वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन का नाम बताना है, आपने बार बार सुना होगा। ठीक है, तो उसमें गैस करना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। तो राइट ऑप्शन आपका सी, रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन 1992। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे 1992। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ जाए तो आपको करने आना चाहिए, इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए 9th क्वेश्चन, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। भू आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर समतल भूमि है ना, इसी की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं? बारहमासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं तथा पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। 2 चीज़ें बताइए इसने। एक तो बारहमासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, यानी कि नदियां बहती रहती हैं उसके वहाँ से, और क्या होता है? पर्यटन विकास यानी कि लोग घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए समय निकाल करके आते हैं वहाँ पर। तो बताइए कौन सा क्षेत्र है वो? मैदान, पठार, द्वीप समूह, पर्वत। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, पर्वत। पर्वतों में जाते हैं ना, पर्वतों के बीच से क्या होती है? नदियाँ भी निकलती रहती है, और पर्वतों पे ही सब लोग कहाँ जाते हैं? ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो थोड़ा सा सोचेंगे सही तरीके से तो जवाब आपको मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों में से किस एक ने भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? भूमि निम्नीकरण का मतलब पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा आपको। भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि के भाग को कम कर देना, भूमि का क्षय कर देना। ठीक है, भूमि जो है उसके हिस्से को कम हो जाना। तो कैसे बताइए? एक महत्वपूर्ण कारण, वनों की कटाई, फसल चक्र, रक्षक मेखला, जुताई। तो कौन सा जो है एक महत्वपूर्ण कारण है भूमि निम्नीकरण के लिए? तो राइट ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जिसे हम कहेंगे बच्चा क्वेश्चन, है ना। बच्चा क्वेश्चन यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसे बच्चा भी पढ़ के जवाब दे पाएगा। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए, वनों की कटाई। ये महत्वपूर्ण मतलब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया? किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया? यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनको उनका विशेष ध्यान रखा, और जिनकी संख्या कम थी उनके अधिकारों की, उनकी भावनाओं की अवहेलना की गई। ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया। तो बताइए कौन सा देश है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, कौन सा है? राइट ऑप्शन सी, श्रीलंका। ठीक है, सिंगली समुदाय को दिया था, याद आया? वेरी गुड। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्ता के बंटवारे के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान कीजिए। सत्ता के बंटवारों के महत्वपूर्ण कारण, क्या कारण है कि जो सत्ता का बंटवारा करना चाहिए, होना चाहिए सत्ता का बंटवारा? ठीक है, ए, सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है,
जातीय सांस्कृतिक विकास प्रदान करता है, लोगों को विशिष्ट अधिकारों का आनंद लेने की अनुमति देता है, डी एक पार्टी के वर्चस्व को प्रतिबंधित करता है। तो देखिए ऑप्शन जो है ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन है ना, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। आपको लग रहा होगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सत्ता के बंटवारे के महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा, हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए, सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। देखिए सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। बेल्जियम में क्या किया, सत्ता के बंटवारा किया तो क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक संघर्ष को कम कर दिया। श्रीलंका में क्या किया, क्या बोलते हैं, सत्ता का बंटवारा सही से नहीं किया तो क्या हुआ, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक संघर्ष जो है तेज हो गए थे, गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे। याद आया कुछ, वेरी गुड। 13 क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरी तरह की सरकार है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरी तरह की सरकार है, बताइए कौन सी है। लोकतांत्रिक सरकार, समाजवादी सरकार, सामुदायिक सरकार, उदारवादी सरकार। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है आपको आसान होंगे, ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ होगा तो आपको फटाक से आप आंसर मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा उसको टाइम लीजिए, 10 सेकंड टाइम लीजिए और सोच के जवाब दीजिए। ठीक है ना, बेल्जियम में तीसरी तरह की सरकार है, बताइए। राइट ऑप्शन है हमारा सी, सामुदायिक सरकार। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार तो है ही, उसके अलावा सामुदायिक सरकार है वहाँ पर। ठीक है। 14, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का निम्नलिखित में से कौन सा देश उदाहरण है। देखिए कमिंग टुगेदर लिख दिया यहाँ पर, साथ आकर संघ बनाना, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कमिंग टुगेदर मीन साथ आकर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, भारत, श्रीलंका, यूएसए और बेल्जियम। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी, यूएसए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, बहुत सारे स्वतंत्र ऐसे इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो साथ आकर के क्या करती हैं, संघ बना लेती हैं, तो क्या हो गया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये है यूएसए। 15 क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई सत्ता को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्यों कहते हैं, सही कारण की पहचान करें। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई सत्ता को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्यों कहते हैं। ठीक है, सत्ता को क्षैतिज बंटवारा, क्षैतिज बंटवारा अभी क्लियर करता हूँ। देखिए क्षैतिज बंटवारा क्या होता है, जब सत्ता का बंटवारा समान स्तर पे हो रहा है। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, सब समान स्तर पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्षैतिज बंटवारा हो गया। और जब सत्ता का बंटवारा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ऐसे समझ में आएगा आपको। बताइए सत्ता को साझा की गई सत्ता को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्यों कहते हैं, बताइए। ए ऑप्शन है, यह विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका को अधिक शक्ति देता है, क्या ये कारण है। दूसरा, सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है। सी, यह राजनीतिक स्तर पर विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देता है। डी, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया समन्वित और प्रभावित करता है। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी, यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है, बताया था ना अभी, समान स्तर पर। ठीक है, ठीक है, क्षैतिज बंटवारा। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो शामिल है। समझिए इसको क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो शामिल है, कौन सी, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषयों में। देखिए दोनों की बात कर रहा है कि दोनों केंद्र और राज्य जो है दोनों जो है कानून बना सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन है हमारा सी, समवर्ती सूची। अब इसको दोबारा से समझिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए, ठीक है, याददाश्त को थोड़ा तेज कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, संघ सूची क्या होती है, संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची क्या होती है, जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में शामिल नहीं है। कुछ विषय ऐसे आ जाते हैं जो दोनों में शामिल नहीं है, तो उस पर जो विषय कानून बनाएगा, कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, केंद्र और राज्यों की बात की जा रही है, तो समवर्ती सूची, दोनों की बात की जा रही है। ठीक है,
क्लियर हो गया। 17, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? तो भारत के राज्य जो है उसमें संविधान के अनुसार 371 ए के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, देखो 370 जो था वो तो कश्मीर के लिए विशेष शक्तियां था, जो कि अब हटाया जा चुका है। अब 371 ए के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, तो कौन से राज्य में हो सकती है बताइए? नागालैंड, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आप गैस करेंगे थोड़ा सा तो देखेंगे इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग कौन सा है? ए, नागालैंड। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अलग है तो नागालैंड तो अलग क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर राज्य, भारत का नक्शा आपने देखा हुआ तो नागालैंड कहाँ है? पूर्वी दिशा में है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो राज्य हैं, ठीक है ना, उनको विशेष जो है वो दिया गया है, शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इसमें क्या है? नागालैंड भी है 371 ए में, ए नागालैंड। ठीक है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधि का उदाहरण है ना? बच्चा क्वेश्चन आ गया ना, प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण बताना है। बैंकिंग, आउटसोर्सिंग, खेती, बैंकिंग। ठीक है, तो अगर आपको आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें प्राथमिक क्षेत्रक पता होना चाहिए कौन सा है। प्राथमिक क्षेत्रक में वे सभी क्षेत्रक आ जाते हैं जो कृषि से संबंधित हैं। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर कर उत्पादन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रक कौन से होते हैं? विनिर्माण क्षेत्रक। ठीक है, और तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधि का उदाहरण राइट ऑप्शन सी, खेती। ठीक है, बाकी बैंकिंग, आउटसोर्सिंग और डीबी बैंकिंग दे दिया इसने। तो बैंकिंग, आउटसोर्सिंग, बैंकिंग ये क्या है? सेवा क्षेत्रक है। मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के दे दिया, उसमें बैंकिंग दे दिया, बोलेगा सेवा क्षेत्रक बताइए, तो बैंकिंग को सेवा क्षेत्रक। तो सर तरीके से पता होना चाहिए। 19, निम्नलिखित में से कौन 7 और उससे अधिक वर्ष आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कि 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या को मापता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात, नामांकन दर, साक्षरता दर, पढ़ाई छोड़ने वालों का अनुपात। तो ये जो मापता है 7 और उससे अधिक आयु वर्ग को, क्या मापता है? साक्षरता दर। किसी देश में, हमारे देश में अगर मान लीजिए 7 और उससे अधिक वर्ष का कोई है, जनसंख्या में है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या है वो? क्या है? साक्षर नहीं है। तो इसीलिए 7 और उससे अधिक वर्ष को जो संबंधित है साक्षरता दर से संबंधित है। निम्न में से कौन औसत आय का सही अर्थ है? औसत आय का सही अर्थ बताना है। तो मैंने बताया है आपको पहले भी कि औसत आय को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। याद आया? ठीक है, औसत आय का सही अर्थ है, बताइए क्या है? देश की कुल आय को इसकी आय अर्जित करने वाली आबादी से विभाजित किया जाता है। क्या ये सही है? देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। क्या ये सही है? देश के सभी निवासियों की कुल आय। क्या ये सही है? घरेलू और विदेशी स्रोतों से कुल आय। तो राइट ऑप्शन किस कीजिए? राइट ऑप्शन जो है बी, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, कुल आय को कुल जनसंख्या से। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए, मानव विकास सूचकांक का कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार, क्या ये हो तो मानव विकास सूचकांक कहा जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार, सूचना संचार में सुधार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी में सुधार। तो मानव विकास सूचकांक का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वो राइट ऑप्शन जो है आपका, आप गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार। ठीक है, इसी का संबंध किससे है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें एक चीज को और बताते हैं, मानव विकास सूचकांक जो है इसकी गणना कौन करता है? याद कीजिए, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। 22 क्या कह रहा है? पर्यावरण क्षरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस कथन का सार है? पर्यावरण के क्षरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है,
ए आर्थिक विकास, बी मानव विकास, सी सतत विकास, डी राष्ट्रीय विकास। तो इसका राइट ऑप्शन है सी सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, याद कीजिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र आपको पढ़ाया गया है। तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए कौन सा? एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, क्या संगठित क्षेत्र में आता है? एक इंजीनियर सभी रोजगार लाभ प्राप्त कर रहा है, क्या संगठित क्षेत्र में आता है? एक निजी स्कूल में सफाई कर्मचारी, क्या संगठित क्षेत्र में आता है? एक दर्जी अपने घर में कपड़े सिलता है, क्या संगठित क्षेत्र में आता है? तो राइट ऑप्शन हमारा जो संगठित क्षेत्र में आता है उसका उदाहरण है राइट ऑप्शन बी। एक इंजीनियर सभी रोजगार लाभ क्या होता है? समय पर तनख्वाह, छुट्टियां, फंड, बोनस, स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, समय समय पर सैलरी, वेतन में वृद्धि, कार के निश्चित घंटे, सभी तरह के लाभ मिलते हैं किसमें? संगठित क्षेत्र में। और बाकी जो है उदाहरण वो क्या है? असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है बाकी तीनों। तो इसी क्वेश्चन को असंगठित क्षेत्र कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। 24 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें से पार्ट ए में आपको 24 में से 20 करने थे, तो आपको 24 के 24 करवाया जा रहा है, पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे तभी सही है। 24, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा जिसे कहते हैं, हो सकता है मनरेगा की फुल फॉर्म भी पूछ ले, पता होना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। और ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, कब बनाई? 2005। तो ये भी पता होना चाहिए। प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, कितने दिन की देता है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, ये पता होना चाहिए। अगर सरकार इस 100 दिनों के रोजगार को पूर्ण करने में असमर्थ है तो सरकार, सही विकल्प चुनना है, इन दिनों के बदले मुआवजे का भुगतान करे, बी उसी के लिए एक और योजना प्रदान करे, सी कम से कम 1/3% भत्ता का भुगतान करे, डी मुआवजे के रूप में स्वास्थ्य देखभाल करे। तो अगर कोई व्यक्ति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 के तहत काम लेने जाता है और अगर उसको रोजगार नहीं देते हैं वो, ठीक है, तो क्या होता है? राज्य सरकार क्या करेगी बताइए? इन दिनों के बदले मुआवजे का भुगतान, ठीक है। अगर काम मांगने जा रहा है, काम नहीं देंगे आप, तो आप क्या करेंगे? उसको मुआवजा देंगे, भुगतान करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड का भी भला हो पाए, और लाइक कीजिए जिससे कि आपको वीडियो जो है स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो पढ़ते रहिए। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है SST का। टेक केयर।